हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे बहुत ही अच्छा होंगे। तो चलिए, आप लोग का मेरे चैनल पर आपका स्वागत है ना। तो चलिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं नालंदा सीरीज के बारे में बात करने वाले हैं। इसके पहले भी एक क्लास हम लोग कर चुके थे एशियंट हिस्ट्री का, है ना। और आज हम लोग देखने वाले हैं दूसरा चैप्टर, है ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देर टाइम ना लेते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन पे आएंगे, है ना। और बात करेंगे अपना टॉपिक पे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, है ना। इसको बारे में चर्चा करने वाले हैं। इसके पहले वाले क्लास में हम लोग इसके जो हिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है ना, उसके बैकग्राउंड के बारे में सभी को रूप में अच्छी तरीके से जानकारी प्राप्त कर लिए थे। तो अब हम बात करने वाले, आज बात करने वाले सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, है ना। सिंधु घाटी के अन्य नाम भी हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता को काल कितना ईस्वी से कितना ईस्वी के बीच में माना गया है, तो 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व के बीच में माना गया। ठीक है, और जो इसका जो यहाँ से पॉइंट बाय पॉइंट करके हम लोग देखेंगे, है ना। इसे क्या, इसे कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। किस युगीन के सभ्यता के नाम से जाता है, तो कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हो जाएगा, तो इसे मतलब कि जो सिंधु घाटी सभ्यता हो गया, है ना, हड़प्पा सभ्यता हो गया, ये किस किस सभ्यता के समकालीन था? तो ये था मेसोपोटामिया यानी कि मिस्र के सभ्यता के समकालीन था, और एक चीन के सभ्यता के समकालीन था। ठीक है, दूसरा पॉइंट में याद रख लेंगे। ठीक है, तीसरा पॉइंट हो जाएगा, इसे प्रथम नगरीय सभ्यता के नाम से जाना जाता है। नगरीय सभ्यता कहने का मतलब है यानी सुटेबल ढंग से जो नगर निगम जिस तरीका से होता है, सभी जो रोड बना हुआ होगा उस जगह का मतलब ईंटे का मकान होगा, है ना, नालियां होंगी जो ढकी हुई होगी, है ना। ये सब प्रथम नगरीय सभ्यता के रूप में जाना जाता है ना। तीसरा चौथा पॉइंट हो जाएगा, नामकरण इसका कौन किया था, है ना। इसका जो नामकरण किया था तो जॉन मार्शल किया था। कौन किया था? तो जॉन मार्शल ने किया था। ठीक है, और अगला पॉइंट हो जाएगा, है ना, प्रथम खुदाई जो स्थल था, जो हड़प्पा सभ्यता, जो हड़प्पा स्थल था, है ना, सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे प्रथम जो खुदाई करने का काम किया गया था, तो हड़प्पा जो स्थल है इसको खुदाई करने का काम किया जाता था, है ना। जो हड़प्पा का जो खुदाई करने का काम किया था, कौन किया था? तो दयाराम साहनी किए थे, है ना। कब किए थे? तो 1921 ईस्वी में किए थे। कब किए थे? 1921 ईस्वी में किए थे। ठीक है, उसी प्रकार से अगला पॉइंट हो जाएगा, जो जो मतलब हड़प्पा सभ्यता का जो खुदाई किया गया, है ना, और जो मतलब कि उसका जो काल निर्धारित किया गया था, तो किस काल, कितना ईस्वी से कितना ईस्वी के बीच में इसका काल निकाला गया था? 2350 ईसा पूर्व से लेकर के 2350 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व के बीच में इसको काल निर्धारित किया गया था। और ये काल निर्धारित किया गया है ना, किस विधि के द्वारा इसे मापा जाता है? तो कार्बन डेंटिक विधि के द्वारा मापा जाता है ना। कार्बन डेंटिक विधि का नाम C14 इसी को बोलते हैं। ठीक है, और अगर बात करेंगे, एक आता है यूरेनियम डेंटिंग विधि। यूरेनियम डेंटिंग विधि की बात करेंगे तो ये चट्टानों का जो आयु ज्ञात करने में काम किया जाता है। इसका इस जो यूरेनियम डेंटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जीवाश्म का अध्ययन के लिए प्रयोग किया जाता है, तो कार्बन डेंटिंग विधि प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला हो जाएगा कि जो यहाँ का जो लिपि था, है ना, सिंधु घाटी सभ्यता का जो लिपि था कैसा था? भाव चित्रात्मक था। कैसा था? भाव चित्रात्मक था। और ये किस ओर से किस ओर लिखा जाता है? तो दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता था। ठीक है, दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता है। अभी हम लोग वर्तमान में किस तरफ से किस तरफ लिखते हैं? तो हम लोग बाएं से दाएं की तरफ लिखते थे। ठीक है, और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग दाएं से लेकर के बाएं तक लिखा जाता था। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे, है ना। आगे है हड़प्पा सभ्यता का जो स्थल है ना, कहाँ कहाँ से इसका जो क्षेत्रफल कितना है ना, ये कहाँ कहाँ तक फैला हुआ, इसके बारे में देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार सबसे उत्तरी बिंदु की बात करेंगे, यानी कि जो सबसे ऊपरी उत्तरी जो स्थल है कौन सा हो जाएगा? तो मांडा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मांडा हो जाएगा, जो कहाँ पड़ता है ना, जम्मू कश्मीर में पड़ता है। जम्मू कश्मीर में पड़ता है, चिनाब नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक है, सबसे उत्तरी बिंदु यहाँ पर वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ना। ये चारों को यहाँ पर जो याद कर लेंगे, है ना, ये जो यहाँ पर जो उत्तरी बिंदु हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा? तो मांडा हो जाएगा, चिनाब नदी के तट पर, जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ठीक है, और जो हो जाएगा पूर्वी बिंदु हो जाएगा, पूर्वी बिंदु हो जाएगा तो आलमगीरपुर हो जाएगा, हिंडन नदी के तट पर कहाँ पड़ जाएगा? तो ऊपी पड़ जाएगा ना, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे सबसे दक्षिणी बिंदु। सबसे दक्षिणी बिंदु कौन हो जाएगा? तो दैमाबाद हो जाएगा, प्रवर नदी के तट पर। ये कहाँ होता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। तो इसको ध्यान से हम लोग देखेंगे। ठीक है, और बस सबसे पश्चिमी बिंदु की बात करेंगे कि सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा हो जाएगा, है ना, सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा हो जाएगा? तो सूतकांगडोर हो जाएगा, है ना। सूतकांगडोर कहाँ पड़ता है? तो पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है, दास नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक है, अगर ये बात करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है ना, इसका आकार कैसा है? इसका हो जाएगा कैसा? त्रिभुजाकार आकार का है। कैसा है? त्रिभुजा आकार का है। ठीक है,
यहाँ से हम लोग देख लिए। आगे हम लोग देखेंगे, है ना, हड़प्पा सभ्यता के, हड़प्पा सभ्यता का जो प्रमुख स्थल है ना, वो स्थल का खोज कौन किया था, कितना ईस्वी में किया गया था, है ना, वो कहाँ अवस्थित है ना, वो किस नदी के तट पर बसा हुआ है और वहां से किस चीज का साक्ष्य मिला है, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। और ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग इसको स्किप करके ना देखेगा, है ना, पूरी अच्छी तरीके से देखेगा, है ना। तो पहला स्थल हो जाएगा हड़प्पा, ठीक है। हड़प्पा स्थल है जो कब खोजा गया था, तो 1921 ईस्वी में खोजा गया था। ये कहाँ स्थित है, तो मोंटगोमरी जिला में स्थित है ना, पंजाब पाकिस्तान में पड़ता है ना। ये जो खोज करने का काम किया गया था, ये कौन किए थे, तो दयाराम साहनी किए थे, और इनके साथ में एक माधव स्वरूप बस से, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर के हड़प्पा सभ्यता का खोज किए थे, ठीक है। और ये किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो ये रावी नदी के तट पर बसा हुआ है। किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो रावी नदी के तट पर बसा हुआ है। और यहाँ से जो हड़प्पा सभ्यता से किस किस चीज, हड़प्पा जो स्थल है वहां से किस चीज का साक्ष्य मिला है, उसके बारे में देखेंगे। तो क्या क्या मिला है, तो कुम्हार का चाक मिला है, श्रमिक आवास मिला है, अन्नागार मिला है, मातृ देवी की मूर्ति मिला है, RH-37 कब्रिस्तान मिला है ना, एक सींग वाला जानवर मिला है, हाथी का कपाल मिला है, स्वास्तिक चिन्ह मिला है, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा मिला है जिसे उर्वरता की देवी के रूप में माना गया है, ठीक है। तो ये सभी वहां हड़प्पा स्थल से ये सभी साक्ष्य मिला है, ठीक है। दूसरा हो जाएगा मोहनजोदड़ो, ठीक है। मोहनजोदड़ो का खोज कब किया गया था, तो 1922 ईस्वी में किया गया था, है ना। ये कहाँ अवस्थित है, तो लारकाना जिला में स्थित है ना, सिंध प्रांत में, पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। और इसका खोज करने का काम कौन किए थे, तो ये राखल दास बनर्जी किए थे। कौन किए थे, राखल दास बनर्जी किए थे, ठीक है। और ये किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो ये सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ है। और जो ये मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो के जो मोहनजोदड़ो से जो साक्ष्य मिला है, क्या क्या चीज का मिला है, तो ये सूती वस्त्र का मिला है, पुरोहित आवास का मिला है, स्नानागार का मिला है, अन्नागार का मिला है जो सबसे बड़ा इमारत है, ठीक है। और पशुपति शिव का साक्ष्य मिला है, कांस्य की नर्तक के मिला है ना, त्रिभंग मुद्रा में, है ना, तांबे की कुल्हाड़ी मिला। ये सब चीज कहाँ से मिला है, जैसे मिला है मोहनजोदड़ो से मिला है। तो ये सभी को हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इस क्लास को करते हैं तो कहीं भी किसी चीज का करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप लोग सिर्फ रेगुलर क्लास करते रहिए, ठीक है। चलिए आगे है चनहुदड़ो। चनहुदड़ो का खोज कब किया गया था, तो 1931 ईस्वी में किया गया था। और ये कहाँ पड़ता है, तो सिंध प्रांत पाकिस्तान में पड़ता है। और इसका खोज करने का काम कौन किए थे, तो ये गोपाल मजुमदार किए थे। कौन किए थे, गोपाल मजुमदार किए थे। और किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो ये सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ है। किस नदी के तट पर बसा हुआ है, सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ है। और जो ये जनहुदड़ो है, जनहुदड़ो से किस किस चीज का साक्ष्य प्राप्त मिला है, वो है मनके बनाने का कारखाना, लिपस्टिक का साक्ष्य, मिट्टी के बैलगाड़ी के सभी का साक्ष्य कहां से मिला है, तो चनहुदड़ो से मिला है। कहां से मिला है, चनहुदड़ो से मिला है। और चनहुदड़ो का जो खोज किया गया था 1931 ईस्वी में किया गया था, जिसे याद रख लेंगे। अगला है लोथल, ठीक है। ये लोथल थे, एक लोथल क्या था, बंदरगाह भी था, है ना, जो भगवान के तट बसा हुआ है ना। ये लोथल है, लोथल का खोज कब किया गया था, तो 1955 से लेकर 62 ईस्वी के बीच में इसको खुदाई करने काम किया गया था, उसी के दौरान इसको खोज किया गया था, ठीक है। और ये जो अवस्थित है लोथल, लोथल कहाँ स्थित है, तो अहमदाबाद जिला में, जो गुजरात में पड़ता है ना, अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में, गुजरात में पड़ता है, लोथल पड़ता है, ठीक है। और ये जो लोथल है ना, लोथल को जो स्थल है ना, हड़प्पा सभ्यता का जो हड़प्पा या सिंधु सभ्यता का जो स्थल है ना, खोज करने का काम कौन किए थे, तो रंगनाथ राव किए थे। कौन किए थे, रंगनाथ राव किए थे। और ये किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो भोगवा नदी के तट पर बसा हुआ है। किस नदी के तट पर बसा हुआ है, भोगवा नदी के तट पर बसा हुआ है। और ये जो लोथल है, लोथल से किस चीज का साक्ष्य मिला है, तो ये मिला है प्राकृतिक बंदरगाह है। यानी कि जो लोथल एक स्थल है जो प्राकृतिक बंदरगाह के रूप में भी नामित किया गया है, चिन्हित किया गया है, ठीक है। और ये जहां जहाज का है ना, वहां जहाज बनाने का सामान भी निर्माण किया जाता था, है ना। चावल के दाने का, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया है कि चावल के दाने का साक्ष्य कहां से मिला है, तो लोथल से मिला है। कहां से मिला है, लोथल से मिला है। माप तौल के सामान, माप तौल के सामान कहां से मिला है, तो लोथल से मिला है। इस तरीके से क्वेश्चन आप लोग को पूछ सकता है, ठीक है। अगला है युग विसावाधान मिला है, आग की वेदिका मिला है, ठीक है। आग का वेदिका मिला, आग का वेदिका कहां से मिला है, तो लोथल से मिला है, ठीक है। आगे बात करेंगे कि कोट दीजी, कोट दीजी का खोज कब किया गया था, तो 1955 ईस्वी से लेकर 1957 ईस्वी के बीच में खोज किया गया था, है ना। ये कहां पड़ता है, तो सिंध प्रांत खैरपुर स्थान पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। और ये खोज करने का काम कौन किए थे, तो फजल अहमद खान किए थे। कौन किए थे, फजल अहमद खान किए थे, ठीक है। और ये किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ है ना। और यहाँ से किस चीज का साक्ष्य मिला, कोट दीजी से किस किस चीज का साक्ष्य मिला है, तो पत्थर के बानग्राह मिला है,
गहनों का जखीरा और गर्तावास का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो कोट डीजी से मिला है। ठीक है, कहाँ से मिला है? कोट डीजी से मिला है। अगला है बनमाली, कहाँ, अगला कौन सा हो जाएगा? बनवाली हो जाएगा। ठीक है, इसका खोज कब किया था? 1974 ईस्वी में किया गया था। कब खोज किया गया था? 1974 ईस्वी में किया गया था। और ये कहाँ पड़ता है? हिसार जिला हरियाणा में पड़ता है, भारत में पड़ता है ना। हिसार जिला हरियाणा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बनवाली कहाँ पड़ता है? हिसार जिला हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, और ये खोज करने का काम कौन किए थे? तो खोज करने का काम किया था रविंद्र सिंह बिष्ट किए थे। कौन किए थे? रविंद्र सिंह बिष्ट किए थे। और किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो ये सरस्वती नदी के तट पर, रंगोली नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक है, बनवाली, कौन सा बसा हुआ है? बनवाली। ठीक है, यहाँ से किस चीज का साक्ष्य मिला है? यहाँ से मिला है मिट्टी से बना हल का खिलौना मिला है, मछली पकड़ने का बंसी मिला है। ये सब चीज कहाँ से मिला है? तो बनवाली से मिला है। ठीक है, अगला है रोपड़। रोपड़ का खोज कब किया गया था? तो रोपड़ का खोज किया था 1953 से 56 ईस्वी के बीच में, खुदाई का काम किया जा रहा था, उसी के दौरान रोपड़ मिला था। ठीक है, और रोपड़ का जो खोज करने का काम कौन किया था? तो यज्ञदत्त शर्मा किए थे। कौन किए थे? यज्ञदत्त शर्मा किए थे। यह स्थल कहाँ स्थित है? तो रोपड़ जिला में ही पड़ता है, जो कि वर्तमान में पंजाब में पड़ता है ना। और ये किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो यह सतलज नदी के तट पर बसा हुआ है। किस नदी के तट पर बसा हुआ है? सतलज नदी के तट पर बसा हुआ। और जो रोपड़ से किस किस चीज का साक्ष्य मिला है? तो यह मिला है मानव के साक्ष्य, कुत्ते के दफनाने का साक्ष्य मिला है। मानव के साथ यानी कि जो कुत्ते के दफनाने का साक्ष्य कहां से मिला है? तो यह रोपड़ से मिला है। ठीक है, कहां से मिला है? रोपड़ से मिला है। तांबे की कुल्हाड़ी, और तांबे की कुल्हाड़ी कहां से मिला है? तो रोपड़ से मिला है ना। शंख की चूड़ियां, शंख की चूड़ियां कहां से मिला है? तो रोपड़ से ही मिला है। ठीक है, अगला है रंगपुर। अगला है रंगपुर। रंगपुर का खोज कब किया गया था? 1953 से 54 ईस्वी के बीच में खोज किया गया था, है ना। ये कहाँ पड़ता है? तो कठियावाड़ में पड़ता है, कठियावाड़ डिस्ट्रिक्ट में, है ना, गुजरात में पड़ता है, अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है, इसका खोज करने का काम कौन किए थे? तो रंगनाथ राव ने किए थे। कौन किए थे? रंगनाथ राव ने किए थे। और ये किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो भादर नदी के तट पर बसा हुआ है। किस नदी के तट पर बसा हुआ? तो भादर नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक है, और यहाँ से किस चीज का साक्ष्य मिला है? तो यहाँ से मिला है धान की भूसी, है ना, घोड़े की मृण मूर्तियां मिला है। ठीक है, धान की भूसी और घोड़े की मृण मूर्तियां मिला है। कहां से मिला है? रंगपुर से मिला है। ठीक है, आगे बात करेंगे, लास्ट है आलमगीरपुर। ठीक है, आलमगीरपुर का खोज कब किया गया था? तो 1958 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? तो 1958 ईस्वी में खोज किया गया था। ये कहाँ पड़ता है? तो मेरठ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ना, यूपी में पड़ता है, यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। यज्ञदत्त शर्मा ने खोज किया था, है ना। आलमगीरपुर का खोज कौन किया था? तो यज्ञदत्त शर्मा ने किया था। ठीक है, और ये किस नदी के तट पर बसा हुआ था? हिंगन नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग पॉइंट बाई पॉइंट देखेंगे। ठीक है, पॉइंट बाई पॉइंट देखेंगे कि क्या क्या पॉइंट है। ठीक है, पहला पॉइंट है मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, किंतु यहाँ से कब्रिस्तान नहीं मिला है, बल्कि एक ही स्थान पर कंकाल का ढेर मिला है। कह रहा है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? तो मृतकों का टीला होता है। उस समय जो मोहनजोदड़ो जो स्थल है, वहां पर क्या किया था? दफनाने का साक्ष्य नहीं मिला है, लेकिन एक ही जगह बहुत सारा लाशों का ढेर कर दिया गया था, इसलिए मृतकों का टीला कहा जाता है। ठीक है, मोहनजोदड़ो को। अगला पॉइंट है मोहनजोदड़ो का विशाल अन्नागार। मोहनजोदड़ो का विशाल अन्नागार का सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन या इमारत हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन या इमारत कौन सा हो जाएगा? तो कौन हो जाएगा? अन्नागार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अन्नागार हो जाएगा। अगला पॉइंट है राखीगढ़ी। ठीक है, राखीगढ़ी जो स्थल है, यह सबसे बड़ा उत्खनित हड़प्पा सभ्यता स्थल है। ठीक है, जो भारत का सबसे बड़ा उत्खनित हड़प्पा स्थल कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा राखीगढ़ी हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? राखीगढ़ी हो जाएगा। ठीक है, अभी कहां पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि यहाँ की सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती है, यानी ग्रिड पद्धति पर काटती है, तथा ये यूरोप पश्चिम दिशा में भी थी, जिसे हवा द्वारा सड़क स्वतः साफ हो जाती थी। कहने का मतलब है कि यहाँ की जो सड़क जो था, एक दूसरे मतलब कि एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटता था। ठीक है, और जो वहां की जो सड़क होती थी साफ होती थी, अपने आप हवा के द्वारा साफ होती थी। ठीक है, यही कहने का मतलब है। अगला पॉइंट है कि नगर नियोजन तथा जल निकास इसकी सबसे बड़ी व्यवस्था थी, यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता का जो मतलब की बात कर रहे हैं कि नगर नियोजन है, यानी कि नगर नियोजन कहने का मतलब है कि वहां का जो यहाँ की जो मतलब सबसे बड़ी व्यवस्था क्या था कि यहाँ की जो निकासी, जो इसका जो मतलब जल निकास, यानी कि जो नालियां थी, है ना, एक उसको नालिया को बना करके उसको ढक दिया जाता था, मतलब सुटेबल ढंग से, है ना, वो क्या था? नगर नियोजन के रूप में आता था। ठीक है, अगला पॉइंट है कि नगरीय अभिशेष के दो भागों में विभाजित किया गया है। ऊपरी भाग को दुर्गीकृत कहा जाता था, और निम्न भाग को छोटा भवन कहा जाता था, छोटी भवन कहा जाता था। ठीक है, तो यहां से इस सब चीज को याद रख लेंगे। अगला पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग देखेंगे। ठीक है,
कि इसकी नलियां ढकी हुई थी। इसको पहले बार भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, इसकी नलियां क्या थी, ढकी हुई थी, तथा सड़क सीधी रेखा में मतलब कि एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटता था। बिल्कुल सही है। अपवाद में लोथल, ये यानी कि आप बात करने को मतलब लोथल में ऐसा नगरीय मतलब नगर के रूप में इसको विकसित नहीं किया गया था। ठीक है, तो ये अपवाद है। ठीक है, अगला अर्थव्यवस्था का मुख्य व्यवसाय क्या था, आधार क्या था, कृषि था। क्या था, कृषि था, है ना। अगला पॉइंट है कि इसका व्यापार विदेश, इसका व्यापार विदेश अंतरराष्ट्रीय से होता था, यानी कि जो मतलब विदेशी जो व्यापार वगैरह करता था, तो मतलब देश एक देश से दूसरे देश तक भी इसका क्या था, व्यापार का मतलब कि प्रचलन था। अगला पॉइंट हो जाएगा कि इसकी समाज मातृसत्तात्मक था, यानी कि कहने का मतलब है कि उस समय जो मतलब ज्यादा वैल्यू किसका था, है ना, माताओं का था। अभी वर्तमान में किसका है, तो पितृसत्तात्मक है। जो हड़प्पा सभ्यता क्या था, क्या था, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, तो मातृसत्तात्मक था, यानी कि जो ज्यादा वैल्यू किनको जाता था, माताओं को दिया जाता था, स्त्रियों को दिया जाता था। ठीक है, आगे है कि सिंधु सभ्यता का समाज 4 वर्गों में बटा हुआ था। सिंधु सभ्यता का समाज कितने वर्गों में बटा हुआ था, तो 4 वर्गों में बटा हुआ था, है ना। विद्यमान योद्धा, व्यापारी एवं शिल्पकार एवं श्रमिक। ठीक है, विद्यमान योद्धा, व्यापारी एवं शिल्पकार एवं श्रमिक था। ठीक है, आगे है यह अंतिम, यहाँ का अगला पॉइंट है अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार की 3 विधियां थी। यहाँ पर जो अंतिम संस्कार किया जाता था, यानी कि अभी वर्तमान में जो दाह संस्कार किया जाता है, संस्कारों की संख्या 16 होती है। ठीक है, तो अंतिम संस्कार की 3 विधियां थी, पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण एवं दाह संस्करण। ठीक है, अंतिम संस्करण एवं दाह संस्करण। ठीक है, अगला पॉइंट हो जाएगा कि हड़प्पा लिपि। हड़प्पा लिपि क्या था, विस्ट्रोफेडन लिपि था। विस्ट्रोफेडन लिपि था कि प्रमाण से सबसे ज्यादा चित्र यू आकार के मछली का चित्र देखने को मिलता है। ठीक है, जो यानी कि उस समय का सबसे ज्यादा प्रमाण, है ना, चित्र किस चीज का मिलता है, तो मछली, यू आकार का मछली का आकार मिलता है। ठीक है, अगला पॉइंट हो जाएगा इसके मुहरों पर सर्वाधिक एक सींग वाले जानवर का चित्र मिलता है, यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता में मुहर की बात करेंगे कि सबसे ज्यादा किस चीज का मिला, तो एक सींग वाला, है ना, जानवर का क्या मिलता है, मुहर मिलता है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि इसके मुहरों पर गाय तथा सिंह का चित्र नहीं मिलता है, यानी कि जो मुहर पर तो एक सिंह वाला मिलता है, लेकिन अपवाद में क्या कहा जा रहा है यहाँ पर कि गाय तथा सिंह का चित्र नहीं मिलता, मुहर पर गाय एवं सिंह का चित्र नहीं मिलता है। ठीक है, अगला पॉइंट हो जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता की मुहरों में सेल खड़ी का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता था, यानी कि हड़प्पा सभ्यता में मुहरों के रूप में सेल खड़ी का प्रयोग किया जाता था। किसका किया जाता था, सेल खड़ी का प्रयोग किया जाता था। ये सभी पॉइंट को हम लोग याद रखें। ठीक है, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो इसको भूलिएगा नहीं, और जहां तक होगा तो इसे आप लोग नोट करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग नोट करना नहीं चाहते हैं, तो आप लोग अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं तो एक नंबर देते हैं, इस पर मैसेज कीजिएगा, आप लोग का पीडीएफ मिल जाएगा 8002614575। ये क्या है, पर्सनल नंबर है ना, पर्सनल नंबर ऑफिशियल नंबर है। ठीक है, तो आप लोग इस पे मैसेज करके क्या कर सकते हैं, आप अपना पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अगला बात करेंगे, अगला अगला नंबर पॉइंट है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, जबकि अन्य धातु जैसे सोना, चांदी, तांबा, टीन, कांसा इत्यादि से परिचित थे। यानी कि कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे से परिचित या लोहे से परिचित नहीं थे, लेकिन बाकी जैसे कि सोना हो गया, चांदी हो गया, है ना, टीन हो गया, कांसा हो गया, ये सभी धातुओं से परिचित थे। ठीक है, आगे बात करेंगे कि यहाँ माप तौल के लिए न्यूनतम बाट 16 केजी का था, यानी कि मतलब ये एक 16 के अनुपात में, है ना, 16 के अनुपात में क्या करता था, ये मापतोल की पद्धति अपनाया गया था। ठीक है, दशमलव प्रणाली के सूचक है, ये किसका सूचक है, दशमलव प्रणाली का सूचक है। अगला पॉइंट हो जाएगा कि सिंधु सभ्यता के लोग युद्ध या तलवार से परिचित नहीं थे, यानी सिंधु सभ्यता के लोग युद्ध में, है ना, तलवार और है ना, तलवार से परिचित नहीं थे। ठीक है, तलवार से परिचित नहीं थे। अगला पॉइंट हो जाएगा कि सिंधु सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों में लाल रंग का उपयोग करते थे, यानी सिंधु सभ्यता में जो मतलब की है बर्तनों में अपना किस रंग का उपयोग करते थे, तो लाल रंगों का, है ना, प्रयोग करते थे, लाल रंगों का प्रयोग करते थे। अगला पॉइंट हो जाएगा कि सिंधुवासी विश्व में कपास के प्रथम उत्पादक थे, यानी कि विश्व में सबसे ज्यादा, है ना, सबसे पहले कपास उपजाने का काम कौन किए थे, तो सिंधुवासी लोग ही किए थे। ठीक है, अगला पॉइंट है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, परंतु उनका मुख्य व्यवसाय व्यापार था, है ना। सिंधु घाटी के लोग, है ना, पशुपालन भी करते थे, कृषि भी करते थे, लेकिन उनका जो मुख्य व्यापार, उसका जो मुख्य मतलब कि आधार था, व्यापार था। उसका क्या था, व्यापार था, एक देश से दूसरे देश में, है ना, सामानों का आदान प्रदान करना। ठीक है,
और यह अगला पॉइंट की बात करेंगे कि यहाँ के लोग मनोरंजन के लिए चौपार पासा खेलते थे, चौपार एवं पासा खेलते थे मनोरंजन के लिए, ठीक है, मनोरंजन के लिए चौपार एवं पासा खेलते थे, ठीक है। अगला देखेंगे महत्वपूर्ण तथ्य, यहाँ पर से महत्वपूर्ण तथ्य हम लोग बारे में देखेंगे, है ना, कि यानी कि सबसे प्रिय देवता सिंधु घाटी सभ्यता के, है ना, या हड़प्पा सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे, तो ये शिव थे। कौन थे, पशुपति जिसको बोलते हैं या शिव बोल सकते हैं, कौन थे, शिव हो जाएंगे या पशुपति जी हो जाएंगे, ठीक है। अगला पॉइंट हो जाएगा, है ना, इनका पसंदीदा वृक्ष, यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो वृक्ष था सबसे पसंदीदा, तो कौन सा वृक्ष हो जाएगा, तो पीपल वृक्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पीपल वृक्ष हो जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट हो जाएगा इनका पसंदीदा जानवर, यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो पसंदीदा जानवर था कौन सा था, तो ये सांड था तथा वृषण था, ठीक है। इसको बसहा बैल भी बोलते हैं, वृषण को क्या बोलते हैं, बसहा बैल भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगला है इनका पसंदीदा पक्षी, यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो पक्षी पसंद करते थे, सबसे ज्यादा किस पक्षी का पसंद करते थे, तो ये बत्तख का करते थे। किसको करते थे, बत्तख को करते थे। अगला पॉइंट हो जाएगा कि इसका आदरणीय नदी, इसका आदरणीय नदी कौन सा हो जाएगा, तो सिंधु नदी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सिंधु नदी हो जाएगा, ठीक है। तो ये सभी चीज को हम लोग याद रखेंगे, है ना, है ना। चलिए अब देखेंगे यहाँ से हड़प्पा सभ्यता के पतन, है ना, हड़प्पा सभ्यता के पतन, कि उसका मतलब कि पतन कैसे हुआ, है ना। तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के बहुत सा कारण हो जाएगा, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता के विनाश का सबसे बड़ा कारण बाढ़ को माना जाता है ना, कि हड़प्पा सभ्यता का विनाश कैसे हुआ, तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण किसको माना गया, बाढ़ को माना गया, ठीक है। अगला हो जाएगा कि वर्तमान में हुए उत्खनन में आईआईटी, है ना, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी खड़गपुर को सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कुछ प्रमाण मिला है, जिसका आधार कहा जाता है कि इसके पतन का महत्वपूर्ण कारण है जलवायु परिवर्तन, यानी कि जलवायु परिवर्तन टेम्परेचर वगैरह, है ना, जलवायु परिवर्तन में कर सकते हैं, बहुत सारा आंधी वगैरह, है ना। तो यहाँ से हम लोग लास्ट पॉइंट देखेंगे, है ना, और इसके बारे में बढ़िया से याद रखेंगे, क्योंकि बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन आप लोग को ऑप्शन में फंसाने का काम करता है, तो आप लोग को डरना नहीं है ना। यहाँ से आप लोग को बिल्कुल आप अच्छी तरीके से इसको याद रखेगा, ठीक है। यानी पतन के संदर्भ में विभिन्न विद्यमानों का मत, यहाँ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर विद्यमान हो जाएगा, इसका बदल के कारण हो जाएगा, यानी कि गार्डन चाइल्ड एवं व्हीलर, गार्डन एवं चाइल्ड एवं व्हीलर ने इसका क्या कहना था, इसका कारण क्या बता रहा था, वाह एवं आर्यों का आक्रमण, वाह एवं आर्यों का आक्रमण, ठीक है। अगला हो जाएगा जॉन मार्शल, जॉन मार्शल, जॉन मार्शल, अर्नेस्ट एवं एस आर राव, है ना, एस आर राव, इनका क्या कहना था कि इनका बाढ़ बताया जा रहा था, यानी कि बाढ़ के कारण ये सिंधु घाटी सभ्यता क्या किया गया था, विनाश के कारण हो गया था, ठीक है। अगला हो गया आर एल स्टाइन एवं अमलानंद घोष, आर एल स्टाइन एवं अमलानंद घोष को क्या कहना था कि जलवायु परिवर्तन यानी टेम्परेचर वगैरह, है ना। अगला हो जाएगा एम आर सहनी का क्या कहना था, तो भूतात्विक परिवर्तन एवं जल प्लावन, है ना, भूतात्विक परिवर्तन एवं जल प्लावन हो जाएगा, ठीक है। अगला है जॉन मार्शल, जॉन मार्शल का क्या कहना था कि प्रशासनिक शिथिलता मतलब की वजह से, प्रशासनिक शिथिलता मतलब कि जैसे कि आप कह सकते हैं कोई सैनिक वगैरह जो अपने आप में क्या हुआ, लड़ झगड़ करके क्या करो अपने साम्राज्य को खत्म कर दिया, वो उसको मार दिया, वो उसको मार दिया, वो उसको मार गया, अपने घायल होकर भी सभी खत्म हो गया, तो प्रशासनिक शिथिलता हो गया, है ना। अगला लास्ट है के यू आर कैनेडी, ये क्या कहा गया था, ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं प्राकृतिक आपदा, जैसे मलेरिया हो गया, महामारी हो गया, ये सभी को प्रधानता दिए गए थे। तो आज का हम लोग दूसरा टॉपिक हम लोग समाप्त करनी है, ठीक है। तो अगर अच्छा लगा होगा तो आप लोग जरूर एक बार अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।